Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Now today we will start with your next session of inheritance and variation. In our today's session we will try to understand some important terminologies. अगर आपको inheritance और variation chapter को अच्छे से समझना है तो आपको कुछ terms को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे traits क्या होते हैं, alleles क्या होती हैं, monohybrid cross क्या होता है, dihybrid cross क्या होता है, what is a test back cross, what is a back cross. So you have to understand these terminologies very well before we begin with the actual content of this chapter. हमने फर्स्ट सेशन बनाकर अपलोड कर दिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, बट अभी तक लाइक्स बटन पर क्लिक नहीं हो रही है. जितने कमेंट्स है उतने लाइक्स बटन पर क्लिक नहीं हो रही है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो. And it's my humble request that please share these videos with your friends as much as possible. If you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. And for any extra updates or information, please join our Instagram, Telegram and Facebook page given in the description below. Thank you. Let's start with the session. Alright dear students, so let's start with our today's session. Today we will first try to understand the meaning of variation. What does variation mean? हमने हमारे लास्ट सेशन में इनहेरिटेंस का मीनिंग समझा था. इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? क्विक रिवीजन. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मतलब आपके पेरेंट्स से जब कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होकर आपके अंदर आता है और वो एक्सप्रेस होता है तो उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. लेकिन अब चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. आधा पार्ट हमने समझ लिया, आधा पार्ट समझते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएशन? तो देखो, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं वो इनहेरिट होकर आए हैं. इनहेरिट मतलब वो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब वो डीएनए क्रोमोसोम्स के साथ वो कैरेक्टर्स आए हैं. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हर एक इंडिविजुअल के खुद के होते हैं. मतलब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए के बारे में आपने कुछ पढ़ा था कि पेरेंट्स से जो डीएनए आता है, मेल और फीमेल से जो डीएनए आता है उसमें से 25% मेल का डीएनए 25% फीमेल का डीएनए मिलकर 50% डीएनए बनता है. मतलब मदर से जो डीएनए आता है उसमें का 25% और फादर से जो डीएनए आता है, दिस इज मदर एंड दिस इज फादर. तो मदर से जो डीएनए आता है उसका 25% और फादर से जो डीएनए आता है उसका 25% मिल के कितना बनता है? 50%. ये दोनों मिलकर बनता है 50%. और बाकी का बचा जो 50% है, दिस 50% ये जाइगोट खुद का डीएनए बनाता है. मतलब पेरेंट्स से 50% डीएनए हमारे बच्चे को मिलता है और बचा हुआ 50% डीएनए जो है वो जाइगोट का खुद का होता है. मतलब दिस इज यूनिक. ये डीएनए कैसा होता है? यूनिक डीएनए होता है. मतलब ये पेरेंट्स से मैच नहीं करता है. पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आए हैं वो 50% कैरेक्टर्स है, लेकिन बचे हुए 50% कैरेक्टर्स जो है वो जाइगोट खुद के बनाता है. इट इज़ यूनिक इन नेचर. और इस वजह से जब ये दोनों डीएनए मिलते हैं और 100% डीएनए जब फॉर्म होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा ना तो पूरी तरीके से मदर के जैसा दिखता है और ना ही पूरी तरीके से फादर के जैसा दिखता है. द चाइल्ड लुक्स डिफरेंट. बच्चा कैसे दिखता है? द चाइल्ड लुक्स डिफरेंट एज कंपेयर टू मदर एंड फादर. मदर एंड फादर के कुछ कैरेक्टर्स आपको बच्चे में देखने को मिल सकते हैं. जैसे मदर के अगर कर्ली हेयर्स हैं तो बच्चे के कर्ली हेयर्स हो सकते हैं. फादर की आईज अगर ब्लू हैं तो बच्चे की ब्लू आईज हो सकती हैं. लेकिन एग्जैक्ट सेम डिट्टो फेस आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चे का मदर के साथ या फादर के साथ मैच होते हुए. तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि 50% डीएनए जाइगोट खुद का बनाता है. मतलब मदर फादर से उसको 50% डीएनए मिला है और बचा हुआ 50% डीएनए जाइगोट खुद का बनाता है. इस चीज को हम बोलते हैं वेरिएशन. इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. मतलब बेसिकली व्हेन यू सी समथिंग डिफरेंट अदर देन मदर एंड फादर, मदर और फादर के कैरेक्टर्स के अलावा हमको बच्चे के अंदर कोई कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम? वेरिएशन. और कैरेक्टर अदर देन मतलब अ डिफरेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू मदर एंड फादर. जो कैरेक्टर ना ही मदर में था ना ही फादर में था लेकिन बच्चे में है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं वेरिएशन. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को या उस कैरेक्टर को? वेरिएशन बोलते हैं. सो अब आपको दोनों टर्म्स के मीनिंग पता चल गए हैं. इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. और वेरिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू मदर एंड फादर. मतलब मदर और फादर से जो जीन्स मिले हैं उसके अलावा जो जीन्स हैं या उसके अलावा जो चीज़ एक्सप्रेस हो रही है बच्चे में, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेरिएशन. सो अगर आपको वेरिएशन का मतलब समझ गया है तो अब हम टर्मिनोलॉजीज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज में बहुत बार वेरिएंट ये वर्ड यूज किया गया है. वेरिएंट मतलब क्या होता है? उसमें 50% पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स का डीएनए होता है, लेकिन बचा हुआ 50% वो जाइगोट का मतलब चाइल्ड का ऑफस्प्रिंग का खुद का डीएनए होता है. उसको हम बोलते हैं वेरिएंट. आपको ये वेरिएशन
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। वेरिएशन किस में देखा जाता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग गैमेट्स इन्वॉल्व है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो जहां पर दो अलग अलग डीएनए इन्वॉल्व है वहां पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे अलगे हो गया, एक अलगे से दो डॉटर अलगे बन रहे हैं, मतलब एक मदर सेल है उससे दो डॉटर सेल मिल रहे हैं, तो उसमें वो अलगे हमको दिखने में भी सेम दिखेगा, उसके फीचर्स भी सेम होंगे, उसका फंक्शन भी सेम होगा, तो वहां पर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। हमको वेरिएशन सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जहां पर अलग अलग गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर वेरिएशन होता है, जहां पर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं वहां पर वेरिएशन नहीं होता है। प्लीज कीप दिस in mind. So are you clear with this? Shall we move ahead? All right dear students, so let's start with our today's main topic, that is understanding different types of terminologies. तो अब हमको यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनोलॉजी कौन सी बताई गई है, मतलब ये जितने भी हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे ध्यान से इन सारे टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना है, टर्म्स को समझना है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक या दो टर्मिनोलॉजी या कोई ना कोई एक या दो टर्म आपको डेफिनेशन के लिए 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर का डेफिनेशन नहीं आता है बट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर्स क्या होते हैं अगर वही नहीं पता चलेगा तो आपको आगे का प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर और हाउ इज इट डिफाइंड? इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, मतलब अब ये कैरेक्टर जीनोटिपिक कैरेक्टर हो सकता है यानी जेनेटिक कैरेक्टर हो सकता है, या फिनोटिपिक कैरेक्टर हो सकता है। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल और जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक। जेनेटिक कैरेक्टर मतलब जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन जो है, जो डीएनए में है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, और फिनोटिपिक कैरेक्टर जो दिखाई दे के आ रहा है। जैसे कि हमको एग्जांपल क्या दिया गया है? हाइट ऑफ द स्टेम। कैरेक्टर का एग्जांपल क्या दिया गया है? हाइट ऑफ द स्टेम। अगर मैं 4 इंडिविजुअल्स को खड़ा करूं, उसमें से कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई एवरेज हाइट का होगा, कोई अलग ही हाइट का होगा, मतलब चारों की हाइट जरूरी नहीं है कि सेम होगी। तो जो कैरेक्टर सब एक इंसान को दूसरे इंसान से या एक प्लांट को दूसरे प्लांट से डिफरेंशिएट करते हैं, उस फीचर को हम कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फीचर को? हम कैरेक्टर। सो इट इज अ पर्टिकुलर फीचर, इट इज अ स्पेसिफिक फीचर जो हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द स्टेम। ओके, सारे प्लांट्स की स्टेम की हाइट सेम होगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को आपको जरूर मिल सकता है। ओके, ऑलराइट। अब सेकेंड टर्म हमको क्या दिया गया है यहाँ पर? ट्रेट। ट्रेट इज एन ऑल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए ही ये टर्म यूज किया जाता है, ट्रेट। दोनों का मीनिंग सेम है। तो ट्रेट का डेफिनेशन क्या है? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर आपको अपने जनरेशन से, आपको अपने एंसेस्टर से मिला है, वो कैरेक्टर जब आपके अंदर आता है या जब किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है और साथ ही साथ उसका वेरिएशन भी हमको देखने को मिलता है, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम ट्रेट बोलते हैं। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फीचर। ओके, जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया, या कुछ भी ले लो। सो कैरेक्टर मीन स्पेसिफिक फीचर, और ट्रेट का मतलब क्या होता है? वही कैरेक्टर जो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया है और उसका वेरिएंट भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि फादर अगर टॉल है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी टॉल होगा, हो सकता है कि वो टॉल ना हो, वो शॉर्ट हो, उसके अंदर वो हाइट वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस ही ना हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये बच्चा है ही नहीं उसका। जस्ट बिकॉज बाप बड़ा है, बाप लंबा है और बेटा छोटा है, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये बेटा मतलब इस इंसान का है ही नहीं। तो इस वजह से हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन में क्या होता है? 50% कैरेक्टर्स आपको पेरेंट्स से मिलते हैं लेकिन 50% कैरेक्टर्स आप खुद के बनाते हो। समझ में आया? तो ट्रेट में मतलब क्या होता है? इट इज़ ए इनहेरिटेड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से मिला है वो कैरेक्टर, और उसका वेरिएशन। अगर समझो जो कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से मिला है या एक प्लांट को दूसरे प्लांट से मिला है, वो कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब वो कुछ अलग टाइप का कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उस अलग टाइप के कैरेक्टर को हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं हम उसे? वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल टॉल और डवार्फ। हो सकता है पेरेंट्स टॉल हो लेकिन बच्चा डवार्फ हो, या पेरेंट्स छोटे छोटे हैं लेकिन बच्चा लंबा हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पेरेंट्स इसके नहीं है या ये बच्चा इनका नहीं है, होता है कभी कभी। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? वेरिएशन। जहाँ पर पेरेंट्स का हाइट वाला जीन नहीं आया, बच्चे ने खुद का हाइट का जीन रेप्लिकेट किया है। ओके, ऑलराइट। अब आगे क्या बताया गया है हमको? फैक्टर बताया गया है। किस बारे में बताया गया है? फैक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टर? अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जब जीन्स ये वर्ड आए नहीं थे, मतलब जीन ये वर्ड को इन्वेंट नहीं किया गया था,
तब हम अपने क्रोमोसोम के मटेरियल को क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। मतलब जो साइंटिस्ट थे कॉरेंस, उन्होंने हमको क्या बताया था कि देयर इज समथिंग which transfers character from father to son या which transfers character from parents to offspring, उस समथिंग को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर। लास्ट सेशन में ही हमने ये डिस्कस किया है, प्लीज जाकर देखो, अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमने फर्स्ट सेशन में क्या देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर समथिंग विच ट्रांसफर्स कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उस समथिंग को उन्होंने नाम दिया फैक्टर, और उसी फैक्टर को हम आज बोलते हैं जीन। ठीक है, तो जैसे कैरेक्टर और ट्रेट का मतलब सेम है, वैसे ही फैक्टर और जीन का मतलब भी सेम है। तो फैक्टर का मीनिंग हमको क्या बताया गया है, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, a particle present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of a character। मतलब जो चीज आपको आपके पेरेंट्स से मिली है वो कहाँ से आई, मतलब वो कैसे आई, वो जीन्स की मदद से आई, और जीन्स को पहले हम क्या बोलते थे, फैक्टर। सो इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब आपको आपके पेरेंट्स से रियासत में कुछ मिला है, मतलब आपको अपने पूर्वजों से कोई जीन मिला है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मिला है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं फैक्टर। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जो सेल आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया, या जो फिजिकल थिंग, जो चीज आपके पेरेंट्स के डीएनए से आपके डीएनए में आई, उस चीज को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या उसको हम बोलते हैं फैक्टर और जीन। ओके, आगे क्या बताया गया है, फैक्टर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू गैमेट्स, क्योंकि फैक्टर इज नथिंग बट जीन्स, एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन अवर गैमेट्स लाइक स्पर्म्स एंड ओवरी, स्पर्म्स एंड एग। सो फैक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ओके, थ्रू गैमेट्स। फैक्टर डिटरमाइंस अ जेनेटिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फैक्टर की वजह से हमको क्या पता चलता है, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सी आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग टू रिमेंबर दिस। आपका डीएनए जो है, इमेजिन करो वो आपका मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो वो फोल्डर्स हो गए आपके क्रोमोसोम्स। लेट मी राइट इट फॉर यू सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इजीली। समझो मोबाइल के टर्म में याद करते हैं, पहले तो डीएनए के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे हुए होते हैं जीन्स। तो अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूं तो समझो आपका डीएनए जो है वो है मेमोरी कार्ड है। क्या है वो, मेमोरी कार्ड। योर डीएनए इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के अंदर हम क्या बनाते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर होते हैं बहुत सारे फोल्डर्स। तो आपका क्रोमोसोम क्या है, बहुत सारा फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। फोल्डर्स के अंदर हम क्या सेव करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन। तो आपके जो जीन्स है वो इंफॉर्मेशन, मतलब आपका मेमोरी कार्ड है। समझो आपके पेरेंट्स का डीएनए इज मेमोरी कार्ड, उनके डीएनए के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, और उस फोल्डर में से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मतलब आपके पेरेंट्स के डीएनए से जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स बैठी हुई होंगी, वो जीन्स आपके पास आ जाएगी, मतलब पेरेंट्स टू चाइल्ड वो ट्रांसफर होगी। ऐसे याद रखने की कोशिश करो कि ये जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स किसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और क्रोमोसोम कहाँ होता है, डीएनए के पास होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब स्पर्म या एग सेल ट्रांसफर होते हैं, तो उनके अंदर उनका इंडिविजुअल डीएनए होता है। प्लीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर जाकर देखो, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। वो चैप्टर जाकर देखो, वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमको यही बताया जा रहा है कि पेरेंट्स के पास जो जीन्स होते हैं, उनमें से कुछ जीन्स बच्चे के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आई आपको बात, ऑल राइट। तो अब देखिए आगे आपको क्या बताया गया है, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट। हाँ, तो अब आपको आगे क्या बताया गया है, दैट फैक्टर डिटरमाइंस अ जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फैक्टर की वजह से हमको जेनेटिक कैरेक्टर पता चलता है, बिकॉज फैक्टर आर नथिंग बट जीन्स। तो पेरेंट्स के जीन्स और बच्चे के जीन्स अगर मैच करने हैं, सो यू कैन ऑलवेज डू सम फिंगरप्रिंटिंग और अनदर जेनेटिक आइडेंटिफाइंग टेक्निक। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फैक्टर का मीनिंग आपको समझ में आया, व्हाट इज अ फैक्टर, इट इज अ जीन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, फैक्टर एंड जीन आर वन एंड द सेम थिंग। तो अब जीन का मीनिंग हमको क्या बताया जा रहा है, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the inheritance and expression of that character। अभी हमने देखा डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन्स। तो जीन जो है वो डीएनए का ही पार्ट हुआ ना, क्योंकि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स बैठे हुए हैं। सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर्स कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके,
और उसी की वजह से अगर जीन पेरेंट्स से आई है तभी वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि पेरेंट्स के आईज का कलर ब्लू है, लेकिन वो आईज वाला जीन अगर बच्चे के अंदर आया ही नहीं है तो बच्चे का आंख ब्लू कैसे दिखाई देगा, बच्चे का आंख कोई और कलर का दिखाई देगा। अगर जीन ट्रांसफर हुआ है और वो जीन अगर डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स के पास से कोई जीन आपको मिलनी चाहिए, अगर वो जीन आपको मिली है तो दूसरी बात वो डोमिनेंट होनी चाहिए। डोमिनेंट मतलब वो पावरफुल होनी चाहिए, वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए केपेबल होनी चाहिए। डोमिनेंट का मीनिंग अभी हम देखेंगे, इसके जस्ट बाद डोमिनेंट का ही मीनिंग है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जीन्स एक ऐसी चीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन इन्फॉर्मेशन। जीन्स के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे का कलर कौन सा होगा, उसका सेक्स कौन सा होगा, उसके बाल का शेप कैसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ये जीन्स आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं तो आपके अंदर वो कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। कैरेक्टर देखने को मिल रहा है मतलब वो जीन डोमिनेंट है, और अगर जीन है बॉडी में लेकिन कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है मतलब वो जीन रेसेसिव है। ये डोमिनेंट और रेसेसिव का मीनिंग अभी हम देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमको नेक्स्ट टर्म क्या बताया गया है, अलील और अलीलोमॉर्फ्स। क्या बताया गया है, अलील और अलीलोमॉर्फ्स। तो इसका मतलब क्या होता है, द टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन आर कॉल्ड अलील्स ऑफ ईच अदर। अब हमने कल के मतलब लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जो भी जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं वो, पेयर में, मतलब एक जीन के दो क्या बोल सकते हैं उसको आप, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, एक जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो ऐसा देखो, हाइट की अगर मैं बात करूं तो समझो कि आपके पास एक ही हाइट का जीन है, लेकिन वो जीन कैसे प्रेजेंट है, एक पेयर में प्रेजेंट है, मतलब जोड़ी में प्रेजेंट है। मैंने आपको चप्पल का एग्जांपल दिया था कि एक चप्पल पहन के आप नहीं जा सकते, वैसे ही जीन्स हमेशा जोड़ी में होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं अलील्स। ये जो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जीन के, इनको हम क्या बोलते हैं, अलील्स। क्या बोलते हैं इनको हम, अलील्स या अलीलोमॉर्फ्स। ओके, so the two or more alternative forms of a given gene और factor are called alleles of each other। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं alleles of each other। ओके, जीन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम alleles बोलते हैं। they occupy identical loci or identical position on homologous chromosomes। allele is a short form of allelomorph। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इमेजिन करो दिस इज योर डीएनए। ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका डीएनए है और डीएनए के अंदर ढेर सारे क्रोमोसोम्स हैं। ओके, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक जीन बैठा हुआ है। ओके, अब ये जीन जो है एक जीन है, मतलब इसके अंदर दो अलील होंगे। जैसे हाइट के जीन का अगर मैं बात करूं तो एक ही जगह पे ये दोनों अलील प्रेजेंट होंगे। समझो यहाँ पर कहीं पर डायबिटीज वाला जीन है, ये क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के ऊपर दिस इज डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर एक जीन है। ये जो जीन है, मैंने क्या बोला आपको, जीन हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होती है। मतलब जीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जीन के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जीन के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक जीन है, समझो डायबिटीज की जीन है, कौन सी जीन है यहाँ पर, डायबिटीज की जीन है, तो वो डायबिटीज वाली जीन जो होगी वो भी कैसे होगी, उसके अलील्स भी कैसे होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। और ये दोनों अलील हमेशा क्रोमोसोम के ऊपर एक ही पोजीशन पर होते हैं। हमको जो स्टेटमेंट बोला ना अभी, दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है, समझो ऐसा इमेजिन करो, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो जीन है, ये समझो ये मदर का डीएनए है। किसका डीएनए है, ये मदर का डीएनए है। तो मदर के डीएनए में डायबिटीज वाला जीन क्रोमोसोम के जिस पोजीशन पे है, सेम फादर के डीएनए में भी डायबिटीज वाला जीन उसी पोजीशन पे होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं, मदर और फादर का डीएनए जो होता है, उनके डीएनए में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कुछ चीज़ें जहाँ पर मदर के क्रोमोसोम में होगी वहीं पर एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे फादर के क्रोमोसोम्स पर होगी। तो यही हमको बताया गया है दैट द अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द आइडेंटिकल पोजीशन। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सिमिलर। जहाँ पर मदर के क्रोमोसोम पे डायबिटीज का जीन होगा वहीं पर फादर के क्रोमोसोम पे डायबिटीज का जीन होगा। तो ये जीन का पोजीशन सेम होता है मदर और फादर के डीएनए में। क्या बोला मैंने, जीन्स का पोजीशन सेम होता है मदर और फादर के डीएनए में। और इसी वजह से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये मदर का डीएनए और ये फादर का डीएनए, ये दोनों मिक्स होकर, रुको मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये मदर का डीएनए, ये फादर का डीएनए, ये दोनों मिक्स होकर
हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। समझो ये फादर वाला डीएनए आया और ये मदर वाला डीएनए आया, तो आधे कैरेक्टर्स यहाँ पर फादर के, आधे कैरेक्टर्स यहाँ पर मदर के, ये फादर के कैरेक्टर्स, ये मदर के कैरेक्टर्स, दोनों मिलके 50% डीएनए बना रहे हैं और बाकी का बचा 50% जो है वो जाइगोट अपना खुद का बनाएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? यहाँ पर हम क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, मतलब सेल डिवीजन में आपने जो पढ़ा था ना आपके 11th स्टैंडर्ड में, बस मैंने वही चीज़ यहाँ पर बताई है फिर से। तो क्या बोला जा रहा है हमको, हम अलील्स के बारे में पढ़ रहे थे। अलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब एक जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं और जो जीन फादर के डीएनए पर जहाँ पर होगा वही जीन मदर के डीएनए पर भी उसी पोजीशन पे होगा। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर हाइट वाला जीन मदर के 2nd क्रोमोसोम पे है तो हाइट वाला जीन फादर के भी 2nd क्रोमोसोम पे होगा। ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बताओ मुझे, ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो पॉज करो, चलो आई एम वेटिंग। वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। चलो आप इसका आंसर बताओगे। तो ऐसा इमेजिन करो कि मदर के 2nd क्रोमोसोम पे अगर हाइट वाला जीन है तो फादर के भी 2nd क्रोमोसोम पे ही हाइट वाला जीन होगा। इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड आइडेंटिकल पोजीशन। तो अलील्स जो है वो हमेशा आइडेंटिकल पोजीशन पे होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड। ऑल राइट, अब आपका नेक्स्ट टर्म जो है इट इज डोमिनेंट टर्म। मतलब डोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है वो हमको यहाँ पर बताया जाएगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय डोमिनेंट? सबसे पहले तो आप इसका बेसिक मीनिंग समझ लो। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? पावरफुल, ओके, समथिंग विच इज एक्सप्रेसिव। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बताया गया हमको यहाँ पर। इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव अलील, दैट इज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली। Alternatively, the allele that expresses in F1 is called dominant. It is an allele of a pair that mask the expression of other allele in F1 generation. अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन जो मैंने पढ़ा इसका मतलब क्या है? तो डोमिनेंट मतलब कोई ऐसा अलील, क्या बोल रही हूँ मैं? डोमिनेंट मतलब कोई ऐसा अलील। सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लो कि अलील मतलब क्या होता है। अभी हमने बोला, समझो अगर मैं हाइट के जीन की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं? हाइट के जीन की बात कर रही हूँ। तो हाइट का जो जीन होगा वो पेयर में प्रेजेंट होगा, मतलब उसके अलील्स जो होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। अब मैंने यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा है, तो आपको ऐसा डाउट आ रहा होगा कि मैम कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या डिफरेंस है? जिन बच्चों का ये चैप्टर हो चुका है वो फटाक से आंसर करेंगे, अरे कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल टी मतलब रिसेसिव कैरेक्टर। तो जो बच्चे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेशन उनके लिए मैं बताती हूँ। हाइट का जीन जो है, जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं, तो ये एक जीन हो गया और एक ये जीन हो गया। मतलब दिस इज 1 जीन ऑफ हाइट एंड दिस इज ऑल्सो हाइट जीन ओनली। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल टी मतलब क्या होता है? आपने जो 7 कैरेक्टर्स देखे थे मेंडल के, उसमें हमने हाइट के बारे में पढ़ा था। तो कैपिटल टी मतलब क्या होता है? लॉन्ग प्लांट, ओके, टॉल प्लांट। कैपिटल टी मतलब क्या होता है? टॉल प्लांट। और स्मॉल टी मतलब क्या होता है? डॉर्फ प्लांट, छोटा प्लांट, हाइट में उसकी छोटी होगी। सो हाइट के जीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टॉल प्लांट जो है तो वो कैपिटल टी से डिनोट होता है और शॉर्ट प्लांट जो है वो स्मॉल टी से डिनोट होता है। अब जो प्लांट लंबा होगा उसको हम कैपिटल टी बोलेंगे। लेकिन समझो कि इन दोनों का हमने क्रॉसिंग किया, मतलब ये डीएनए और इसका डीएनए बना, इसका हमने क्रॉसिंग किया, तो इन 2 अलील्स में से एक ही गैमेट बनेगा और इन 2 अलील्स में से भी एक ही गैमेट बनेगा, क्योंकि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये डीएनए है, ये डिप्लॉइड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है? ये डिप्लॉइड फॉर्म में है। लेकिन गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें से एक गैमेट आएगा, इसमें से एक गैमेट आएगा और इन दोनों को मिला के हमारा जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट कैसा होगा? मिक्स्ड जाइगोट होगा। कैसा होगा? मिक्स्ड जाइगोट होगा। उसमें आधा कैरेक्टर पेरेंट मेल का होगा और आधा कैरेक्टर फीमेल का होगा, या अगर ये फीमेल है और ये मेल है, कुछ भी हो, मतलब आधा कैरेक्टर टॉल प्लांट का होगा, आधा कैरेक्टर डॉर्फ प्लांट का होगा। अब ऐसे कंडीशन में भी हमको प्लांट की हाइट कैसे देखने को मिलेगी? अगर दोनों टी होता तो प्लांट टॉल होता और दोनों स्मॉल टी होता तो प्लांट शॉर्ट होता, डॉर्फ होता। लेकिन यहाँ पर तो मिक्सचर है, एक कैपिटल टी वाला जीन आया है, एक स्मॉल टी वाला जीन आया है। तो ऐसे कंडीशन में जो जीन हमको ये प्लांट कैसे देखने के लिए दिखेगा? ये प्लांट हमको टॉल दिखेगा। कैसा दिखेगा हमको? ये प्लांट टॉल दिखेगा। तो कोई दूसरा अलील प्रेजेंट है उसके बावजूद ये वाला जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब स्मॉल टी है फिर भी कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है।
इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इस फिनोमिनन को? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट मतलब क्या होता है? डोमिनेंट एक ऐसा अलील होता है जो हर कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सके। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? डोमिनेंट एक ऐसा कैरेक्टर है, डोमिनेंस जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी के भी प्रेजेंस में हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर कैपिटल टी होता तो प्लांट तो टॉल ही दिखता, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला टी है वो स्मॉल टी है, फिर भी हमको प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे डोमिनेंट वाले प्लांट ने क्या किया? छोटे वाले प्लांट को मतलब स्मॉल वाले टी को मास्क कर दिया, उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया और खुद को एक्सप्रेस किया। क्या बोला मैंने? कैपिटल टी ने खुद को एक्सप्रेस किया तो स्मॉल टी दब गया, मतलब वो सप्रेस हो गया। जैसे कि अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अखाड़े में एक लंबा इंसान और एक छोटा सा बच्चा, दोनों को अगर हम कुश्ती लड़ने के लिए इकट्ठा करेंगे, सिर्फ ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, प्लीज इसको प्रैक्टिकली मत लेने लग जाना कि अरे मैम जरूरी नहीं है छोटा बच्चा हारे वगैरह वगैरह। ऐसे इमेजिन करो कि एक लंबा सा टॉल सा इंसान है हाइट में और एक छोटा सा बच्चा है, दोनों को अगर मैं फाइट कराऊं तो मुझे ज्यादा कौन दिखेगा या जीतने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? लंबे इंसान के हैं। तो इसका मतलब वो जो लंबा वाला इंसान है वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और उसके वजह से छोटा वाला कैरेक्टर छिप जा रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है। सो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होता है दूसरे अलील के प्रेजेंस में, देखा जाए तो दोनों अलील प्रेजेंट है अखाड़े के अंदर, लंबा वाला अलील भी प्रेजेंट है, छोटा वाला अलील भी प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा अलील हो रहा है? डोमिनेंट वाला अलील एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जो बड़ा है वो वाला अलील एक्सप्रेस हो रहा है। सो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हमेशा आपका जो F1 जनरेशन होता है, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आपने ओरिजिनल पेरेंट्स लिए, यहाँ पर टॉल पेरेंट्स लिया, यहाँ पर ड्वार्फ पेरेंट्स लिया, और इन दोनों को मिला के जो आपको फर्स्ट प्लांट मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन मिलेगा, वो फर्स्ट जनरेशन हमेशा हाइब्रिड होगा। अगर आपने दो प्योर प्लांट्स लिए हैं और उसको क्रॉस कराया है, प्योर प्लांट्स क्या होते हैं मैं भी बताती हूँ। प्योर मतलब क्या होता है? जब दोनों अलील सेम होते हैं, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। तो जब दोनों अलील सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं प्योर प्लांट्स या प्योर लाइन। क्या बोलते हैं हम उसको? प्योर लाइन। तो जब आप दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस कराओगे और आपको जो हाइब्रिड मिलेगा वो हाइब्रिड आपका फर्स्ट जनरेशन है, और फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। क्या एक्सप्रेस होगा? सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आपको डोमिनेंट का मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज डोमिनेंट? an allele which expresses itself in presence of other allele, that is known as dominant. दो अलील प्रेजेंट हैं लेकिन जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर रही है that is a dominant allele, और जो अलील एक्सप्रेस नहीं हो रही है, जो दब जा रही है, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव अलील। वो जो दब गई है अलील, छोटी वाली अलील, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव अलील। तो रिसेसिव का डेफिनेशन देखो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर। This allele is not expressed in the presence of an alternative allele. ये जो रिसेसिव वाली अलील है ये डोमिनेंट अलील के वजह से एक्सप्रेस नहीं होती है। ओके, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव अलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट अलील्स। होमोजाइगस मतलब क्या होता है? सेम अलील्स। ओके, सो इट एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनदर आइडेंटिकल अलील। आपका रिसेसिव वाला अलील कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों शॉर्ट होंगे, मतलब जब दूसरा वाला अलील भी पहले वाले अलील जैसा आइडेंटिकल होगा, मतलब जब दोनों अलील प्योर होंगे तभी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। दोनों अलील प्योर होंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, दोनों अलील प्योर होंगे तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर हाइब्रिड वाली सिचुएशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस मतलब दो अलग अलग अलील प्रेजेंट है, ये दोनों हाइट वाले ही अलील हैं बच्चों, अच्छे से समझो, ये दोनों हाइट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम अलील नहीं है। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब एक टॉल प्लांट का जीन है, एक शॉर्ट प्लांट का जीन है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कैपिटल वाला अलील ही एक्सप्रेस होगा, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगा। अगर मुझे रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस कराना है तो मुझे इस स्मॉल टी को दूसरे स्मॉल टी से ही क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा करूं, ये टॉल प्लांट की जगह पर अगर मैं ऐसा करूं, समझो ये मेरा मेल और ये मेरी फीमेल, अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो इसका गैमेट सिंगल टी, इसका गैमेट सिंगल टी, और मुझे इन दोनों के वजह से जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो दोनों स्मॉल टी होगा। तो ऐसे कंडीशन में रिसेसिव कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि दोनों स्मॉल टी है। सो रिसेसिव कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली व्हेन
सेकेंड अलील इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू द फर्स्ट अलील, मतलब व्हेन बोथ द अलील्स आर रिसेसिव, जब दोनों अलील रिसेसिव होंगे तो ही रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अगर एक अलील कैपिटल है और एक अलील स्मॉल है तो हमेशा कैपिटल अलील ही एक्सप्रेस होगा। ओके, इट इज एन अलील दैट डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड। F1 जनरेशन में आपको रिसेसिव कैरेक्टर कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? अगर आप हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हो, हेट्रोजाइगस मतलब ऐसा एक कैपिटल एक स्मॉल को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको रिसेसिव अलील F1 जनरेशन में कभी देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन, दिस इज योर F1 जनरेशन। आपने एक कैपिटल प्लांट लिया, एक स्मॉल प्लांट लिया, दोनों को मिक्स किया तो आपको जो पहला ऑफस्प्रिंग मिला, पहला बच्चा जो आपको मिला, उसमें हमेशा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस नहीं होगा F1 जनरेशन में। हाँ, अगर आप ऐसा हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं ले रहे हो, मतलब आप टॉल और शॉर्ट नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट या टॉल टॉल ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोमिनन? पक्का? Shall I move ahead? All right. So now our next term is phenotype. Phenotype का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। जो अलील एक्सप्रेस होता है और फिजिकली हमको देखने को मिलता है, दैट कैरेक्टर इज नोन एज फिनोटाइप। और जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं होती है पर अंदर है, उसको हम या एक्सप्रेस भी होती है, मतलब बेसिकली जो जीन ट्रांसफर हुआ है दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो, लेकिन जो जीन ट्रांसफर होने के साथ साथ दिखाई भी दे रहा है दैट इज phenotypic. Okay, so let us try to understand it in theoretical terms. The external appearance of an individual for any trait is called phenotype for that trait. मतलब अगर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कोई कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हुआ है और वो कैरेक्टर हमको दिखाई भी दे रहा है, हमको उस इंडिविजुअल के अंदर वो कैरेक्टर देखने को भी मिल रहा है, तो उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं हम उसको? फिनोटिपिक कैरेक्टर। इट इज ऑब्जर्वेबल एंड इट इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। ये फिनोटाइप हमको देखने को मिलते हैं, लाइव देखने को मिलते हैं, मतलब यू कैन सी इट फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। इन पी प्लांट, मतलब अगर हम हरे बटाने की बात करें, मेंडल ने जो प्लांट लिया था, इन पी फॉर द हाइट ऑफ द स्टेम प्लांट टॉल एंड डॉर्फ आर द टू फिनोटाइप्स। आपको पी प्लांट दो ही हाइट के देखने को मिलेंगे, या तो एकदम लंबे प्लांट या तो एकदम छोटे प्लांट। तो लंबे प्लांट अगर देखने को मिल रहे हैं मतलब टॉल जीन एक्सप्रेस हो रहा है, छोटे प्लांट देखने को मिल रहे हैं मतलब टॉल जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, डॉर्फ जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, सो टॉल इज डिटरमाइंड बाय टी। अगर समझो प्लांट हमारा कैपिटल है, अगर कैपिटल प्लांट देखने को मिल रहा है तो कैपिटल प्लांट के लिए दो अलील्स हो सकते हैं, या तो दोनों कैपिटल टी होंगे, अगर लंबा प्लांट है, टॉल प्लांट है, तो उसके लिए दो अलील्स हो सकते हैं, या तो दोनों कैपिटल टी होंगे, मतलब 100% ये टॉल प्लांट है, या तो हो सकता है कि उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर दो अलग अलग अलील्स होती हैं, मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो भी उस कंडीशन में कैपिटल वाला अलील ही एक्सप्रेस होता है। सो टॉल प्लांट के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों अलील कैपिटल होंगी या तो एक अलील कैपिटल होगा और एक अलील स्मॉल होगा। दोनों ही सिचुएशन में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई देगा। और ड्वार्फ के लिए कौन सा अलील्स हो सकता है? अगर प्लांट शॉर्ट है तो सिर्फ उसके लिए एक ही सिचुएशन है कि दोनों अलील स्मॉल टी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अलील भी कैपिटल हो जाएगा तो उसमें रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। सो फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो दिखाई देता है उस कैरेक्टर को हम फिनोटाइप बोलते हैं। पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल कैरेक्टर, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। सो फिनोटाइप मीन्स फिजिकल कैरेक्टर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटर स्ट्रक्चर। और जीनोटाइप मतलब क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं। देखो, जीनोटाइप मतलब कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, टोटल कौन से जीन्स है, दैट इज जीनोटाइप। ओके, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं प्लांट के हाइट की अगर बात करूं, तो एक कैपिटल प्लांट का हाइट अगर टॉल है तो मतलब उसके चांसेस क्या हैं? एक कैपिटल टी हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो सकता है। तो मतलब प्लांट के अंदर दो टाइप के जीन्स हुए, टॉल वाले जीन्स भी हैं और शॉर्ट वाले जीन्स भी हैं। दोनों ही सिचुएशन में हमको ये प्लांट लंबा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज प्लांट लंबा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर शॉर्ट जीन है ही नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? समझो, सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। समझो आपको मदर फादर दोनों से आपको डीएनए मिलता है, ठीक है। अब फादर के आईज का कलर ब्लू है
लेकिन आपकी आइज ब्राउन कलर की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फादर की आइज का जीन आपको नहीं मिला है, आपको फादर के आइज कलर का भी जीन मिला है, लेकिन जो डोमिनेंट कलर था वो कलर एक्सप्रेस हुआ है। समझ में आया? तो जो कलर एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, उसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं, और जो कैरेक्टर है एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ दोनों भी सिचुएशन में, पर जितना भी टोटल जीन्स आपके पास है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ओके, सो जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, फिनोटाइप में क्या होता है, आपके पास जो जीन है वो जीन है और एक्सप्रेस हो रहा है, उसको हमने फिनोटाइप बोला। और जीनोटाइप मतलब क्या होता है, आपके पास जितने भी जीन्स हैं उन सारे जीन्स को मिलाकर आपका जीनोटिपिक रेशियो बनता है, मतलब जीनोटिपिक अमाउंट बनता है कि कितना जीन्स है। जीनोटाइप मतलब टोटल जीन्स, और फिनोटाइप मतलब टोटल जीन्स में से कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, दैट इज फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब टोटल जीन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट्स कैन हैव जीनोटाइप्स लाइक, अभी पी प्लांट में अलग अलग टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ऐसे अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स हो सकते हैं हमारे पी प्लांट में। कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो फिनोटाइप है, लेकिन टोटल कौन से जीन्स हैं वो जीनोटाइप है। आपको समझ में आई बात? वो हम बोलते हैं ना, बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत सारा होता है, लेकिन जो टैलेंट दिख के आता है दैट इज फिनोटाइप, और जो टैलेंट दिखता नहीं है पर है दैट इज जीनोटाइप। दोनों ही जीनोटाइप में आता है, बस जो दिख जाता है वो फिनोटाइप है। समझ में आई आपको बात? पक्का? शैल वी मूव अहेड? ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस को ब्रैकेट में हम क्या दिया गया है हमें? प्योर। ओके, तो होमोजाइगस मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ। एक जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं। कितने अलील्स होते हैं? 2 अलील्स होते हैं। अगर दोनों अलील कैपिटल हैं या दोनों अलील स्मॉल हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम टाइप ऑफ अलील, और हेटेरोजाइगस मतलब एक अलील कैपिटल है एक अलील स्मॉल है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर हमको वही बताया गया है। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग मीन्स कंटेनिंग, an individual possessing identical alleles for a particular trait is called homozygous और प्योर फॉर दैट ट्रेट। मतलब अगर मैं हाइट की बात करूँ, प्लांट के हाइट की बात करूँ, तो अगर दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है तो उस जीन को हम होमोजाइगस जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस जीन या प्योर जीन बोलेंगे, क्योंकि दोनों अलील सेम है, आइडेंटिकल है, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, बीच का कुछ भी नहीं है। ओके, homozygous breeds true for the trait and produces only one type of gamete। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? ये जो homozygous कैरेक्टर होता है ये ट्रू ब्रीडिंग होता है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब इसमें बीच का आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, या तो दोनों कैपिटल या तो दोनों स्मॉल, एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। अगर कैपिटल टी है तो उससे सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा, दैट इज वन कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी अलील है तो उसमें से भी एक ही गैमेट बनेगा, दैट इज स्मॉल टी। तो होमोजाइगस पेरेंट से हमेशा एक ही गैमेट बनता है। क्या बोला मैंने? होमोजाइगस पेरेंट से हमेशा एक ही गैमेट बनता है। होमोजाइगस मतलब क्या? जब दोनों अलील्स आइडेंटिकल हो, जब दोनों अलील्स क्या हो? आइडेंटिकल हो, या तो कैपिटल या तो स्मॉल। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, अब हेटेरोजाइगस के बारे में क्या बताया गया है? व्हाट इज हेटेरोजाइगस? एन इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट अलील्स। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है? 2 डिफरेंट अलील, 1 कैपिटल अलील 1 स्मॉल अलील। हेटेरोजाइगस डज नॉट ब्रीड ट्रू फॉर दैट ट्रेट। आपका जो हेटेरोजाइगस अलील होता है वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं करता है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? अगर दोनों अलील सेम है मतलब प्लांट टॉल होगा, या दोनों अलील छोटे टी है तो प्लांट ड्वार्फ होगा। लेकिन हेटेरोजाइगस में आपका अलील सेम नहीं होता है तो आप उसको ट्रू प्लांट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें मिक्सचर है, वो उसमें हाइब्रिड अलील्स प्रेजेंट है। ओके, yes, heterozygous does not breed true for that trait and it produces 2 types of gametes। आपको heterozygous plant से 2 टाइप के gametes देखने को मिलते हैं। अगर आपको मैं लिख कर एक्सप्लेन करूं तो समझो आपने पहले homozygous plant लिया, आपने एक कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया। इन दोनों से हमने क्या बोला? होमोजाइगस अलील में से एक ही गैमेट बनता है। क्या बनता है? एक गैमेट। तो इसमें से एक गैमेट बना, इसमें से एक गैमेट बना। इन दोनों को क्रॉस करके हमको फर्स्ट जनरेशन क्या मिली?
हाइब्रिड मिली, ये फर्स्ट जनरेशन क्या मिली, हाइब्रिड, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं हम इसको, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस ना तो मतलब ना तो इसमें दोनों कैपिटल है ना तो इसमें दोनों स्मॉल है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, मतलब ये हाइब्रिड सिचुएशन है, दोनों मिक्स्ड है। तो इसमें से जब गैमेट्स बनेंगे, मतलब आप ऐसे दो हेट्रोजाइगस प्लांट जब लोगे, मतलब मैंने ओरिजिनल प्लांट जो लिया उसके अंदर हेट्रोजाइगस जीन था, दोनों हाइब्रिड थे, तो इसके दो गैमेट्स बनेंगे और इसके दो गैमेट्स बनेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। इसमें से हमको दो गैमेट मिलेंगे और इसमें से भी हमको दो गैमेट मिलेंगे। समझ में आई आपको बात? तो होमोजाइगस अलील में से एक गैमेट मिलता है, होमोजाइगस अलील में से कितना गैमेट मिलता है, एक गैमेट। लेकिन हेट्रोजाइगस अलील में से कितने गैमेट मिलते हैं, टू गैमेट्स। कितने गैमेट्स मिलते हैं, टू गैमेट्स। ये आपको 1 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस अलील में से एक ही गैमेट बनता है, हेट्रोजाइगस अलील में से दो गैमेट बनता है। क्यों? होमोजाइगस में तो सेम अलील है, तो वापस दो अलील बना के क्या फायदा, दोनों का कैरेक्टर सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है। लेकिन हेट्रोजाइगस में तो दो अलग अलग टाइप के अलील हैं, तो दोनों को एक्सप्रेस करना जरूरी है, इसीलिए होमोजाइगस का एक गैमेट, हेट्रोजाइगस का दो गैमेट। ओके, सो हेट्रोजाइगस प्लांट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन F1 जनरेशन हाइब्रिड्स TT। F1 जनरेशन में आपको कैसा हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, कैपिटल T स्मॉल t। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। तो दो प्योर प्लांट का मिक्सचर हमको हाइब्रिड देखने को मिलता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस मतलब सेम अलील, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट अलील्स। होमोजाइगस से एक ही गैमेट बनेगा, हेट्रोजाइगस से दो गैमेट्स बनेंगे क्योंकि दो अलील्स प्रेजेंट है, मतलब जितने टाइप के अलील उतना गैमेट्स। ऐसा याद रखो, सिंपल, स्याप्पा खत्म। क्या बोला मैंने, जितने टाइप के अलील्स उतना गैमेट्स बनेगा। एक ही टाइप के अलील है तो एक गैमेट बन रहा है, दो टाइप के अलील है तो दो गैमेट बनेगा, अगर तीन अलग अलग टाइप के अलील्स होंगे तो तीन गैमेट्स बनेंगे। क्लियर? ऑल राइट, सो अवर नेक्स्ट टर्म इज प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस। सो एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेयर्स कंस्टिट्यूट प्योर लाइन। मतलब अगर दोनों अलील सेम टाइप के हैं, मतलब या तो दोनों कैपिटल अलील हैं या तो दोनों स्मॉल अलील हैं, उसको हम प्योर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, प्योर लाइन। इसीलिए देखो आपको होमोजाइगस के आगे प्योर वर्ड लिखा था। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लांट विच ब्रीड्स ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर, अगर मैं हाइट की बात ले लूँ या फ्लावर के कलर की बात ले लूँ, तो अगर दोनों कलर वाला जीन सेम होगा, कैपिटल होगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर लाइन बोलेंगे। तो बेसिकली जब दोनों अलील सेम टाइप का होता है, या तो कैपिटल कैपिटल या तो स्मॉल स्मॉल, मैं बार बार बोल रही हूँ, दोनों अलील्स जब सेम टाइप का होता है, या तो कैपिटल कैपिटल या तो स्मॉल स्मॉल, उसको हम होमोजाइगस भी बोल सकते हैं या प्योर लाइन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, कोई होमोजाइगस पेरेंट जो होता है जब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब अगर समझो ये कोई आपके पास होमोजाइगस पेरेंट है और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ये खुद का ही फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो इसके ऑफस्प्रिंग में भी हमको वापस सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ लो, तो इसके ऑफस्प्रिंग में भी हमको सेम अलील्स देखने को मिलेंगे। ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है, दोनों में सेम अलील है। तो जब ऐसा सेम अलील हमको देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन या होमोजाइगस। क्या बोलते हैं हम उसको, प्योर लाइन या होमोजाइगस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हम आज का सेशन यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमने जो टर्म्स देखे हैं, टर्म्स कम कवर किए हमने, लेकिन उनका मीनिंग अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी एट ऑल, नेक्स्ट सेशन आपको इसके तुरंत बाद देखने को मिलेगा। जैसे ही आप फर्स्ट सेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको सेकंड सेशन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज के सेशन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार टेक्स्ट बुक ज़रूर रीड कीजिए और डाउट्स अपने क्लियर करके लीजिए। टेक्स्ट बुक रीड करने पर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड याद रखिएगा, आपको कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन में, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करो, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट्स इतने सारे हैं लेकिन लाइक्स नहीं हैं, तो यार लाइक बटन पे भी क्लिक कर दो, क्या जाएगा लाइक करने में, we will get motivated after it. Okay, so please click on the like button, share this video with your schoolmates, college mates as much as possible, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि मैम हमने अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर किए और उनको बहुत हेल्प हो रही है। सो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो दूसरों की, इन वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करो। और फिजिक्स के वीडियोस बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड हैं, प्लीज़ फिजिक्स के वीडियोस को भी जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि बच्चे डरते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से और हम कोशिश करते हैं कि फिजिक्स को कैसे ईजी से ईजी लैंग्वेज में हम
समझा सके। तो जैसे आप बायो शेयर करते हैं वैसे ही एंथुसियास्टिकली फिजिक्स को भी शेयर कीजिए, हमारी चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके, आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ज्वाइन अवर टेलीग्राम, ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको ये सारे के सारे टर्म्स 2 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। ओके, जिन बच्चों को होमवर्क चाहिए होता है ये उनके लिए मैंने बोला है कि आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको ये सारे टर्म्स 2 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। See you soon. Thank you.